नमस्कार और स्वागत है इस खास बातचीत में। आज हम एक ऐसी किताब के विचारों में गहरे उतर रहे हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच और जिंदगी पर गहरा असर डाला है। नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। हाँ जी, बिल्कुल। ये क्लासिक मानी जाती है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस किताब के जो मूल सिद्धांत हैं उनका एक तरह से निचोड़ पेश करते हैं। ये सिर्फ किताब का सार नहीं है बल्कि एक किस्म का ब्लूप्रिंट है। हाँ, जो बताता है कि कैसे हमारे विचार हकीकत का रूप ले सकते हैं। तो आज हमारा मकसद इन सिद्धांतों को सिर्फ जानना नहीं है बल्कि उनकी तह तक जाना है। देखना है कि इन्हें जीवन में किसी भी तरह की सफलता पाने के लिए, चाहे वो करियर हो या कोई निजी लक्ष्य, कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल। चलिए देखते हैं कि क्या खास है इसमें। चलिए देखते हैं कि इस किताब के पन्नों में कौन से गहरे राज छिपे हैं। किस्मत या बाहरी हालात से कहीं ज्यादा हमारी अपनी सोच, हमारी सोच पर। हाँ, हमारे यकीन और हमारे इरादे पर टिकी होती है। हिल ने सालों तक कामयाब लोगों पर स्टडी की, तब जाकर ये सिद्धांत निकाले। तो इनमें जरूर कुछ बात तो होगी। हाँ, और दिलचस्प ये है कि ये बातें सिर्फ किसी खास तबके या प्रोफेशन के लिए नहीं है। स्रोत साफ करते हैं कि ये सिद्धांत कोई भी कहीं भी अपना सकता है। जी। तो सबसे पहले सिद्धांत पर आते हैं जो शायद इस पूरी किताब की नींव है, इच्छा यानी डिजायर। किताब कहती है कि ये कोई मामूली चाहत नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक धधकती हुई तीव्र इच्छा होनी चाहिए। ऐसा क्यों? सिर्फ चाहने भर से क्या होता है? ये बहुत अहम सवाल उठाया आपने। हिल का तर्क है कि एक सामान्य इच्छा या उम्मीद वो तो बस हवा-हवाई बात है। लेकिन जब इच्छा तीव्र होती है, एक जुनून बन जाती है, तो वो हमारे दिमाग को एक खास लक्ष्य पर फोकस कर देती है। एक तरह से ये मानसिक चुंबक जैसा काम करती है। अच्छा, चुंबक जैसा? हाँ, जो जरूरी विचारों को, मौकों को, यहाँ तक कि सही लोगों को भी अपनी तरफ खींचने लगती है। ये सिर्फ चाहना नहीं है। तो फिर क्या है? ये अपने पूरे वजूद के साथ उस लक्ष्य के प्रति, क्या कहते हैं, समर्पित हो जाना है। अच्छा, तो ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से ज्यादा गहरा है। स्रोत में इसे अमल में लाने का तरीका भी बताया है कि अपना लक्ष्य बिल्कुल साफ लिखें, हाँ, तय करें कि बदले में आप क्या देने को तैयार हैं और उसे रोज दोहराएं। ये दोहराने वाला हिस्सा क्यों जरूरी है? क्या ये सिर्फ खुद को याद दिलाना है? याद दिलाने से कहीं ज्यादा यहीं पर आत्म सुझाव यानी ऑटो सजेशन का सिद्धांत काम आता है। ऑटो सजेशन? हाँ, इस पर हम आगे और बात करेंगे। जब हम किसी विचार को, खासकर भावनाओं के साथ, बार बार दोहराते हैं, तो वो हमारे चेतन मन से गुजरकर हमारे अवचेतन मन में, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। हाँ, और हिल के मुताबिक अवचेतन मन ही हमारी असली शक्ति का केंद्र है। वो इन निर्देशों को हकीकत में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। इसलिए वो लिखना, तय करना कि क्या त्याग करेंगे, समय, मेहनत, आराम, और फिर उसे रोज महसूस करके दोहराना, ये सब उस इच्छा को अवचेतन तक पहुंचाने के तरीके हैं। समझ गई। तो इच्छा एक चिंगारी है और उसे जलाए रखने के लिए चाहिए विश्वास यानी फेथ। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि अगर यकीन ही नहीं है कि लक्ष्य हासिल हो सकता है तो सारी मेहनत बेकार है। लेकिन विश्वास लाएं कहां से, खासकर जब हालात मुश्किल हो या शक हावी हो रहा हो? ये एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हिल साफ कहते हैं कि विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं जो अपने आप आ जाती है। अच्छा। इसे सक्रिय रूप से विकसित करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। स्रोत में इसके लिए सकारात्मक पुष्टि यानी एफर्मेशंस का जिक्र है। अफर्मेशंस, वो जो दोहराते हैं। हाँ, लेकिन ये सिर्फ रटे रटाए वाक्य नहीं होने चाहिए। इन्हें भावना के साथ दोहराना होता है, जैसे वो चीज सच हो चुकी है, मैं सफल हो रही हूं, या मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। और सिर्फ दोहराने से विश्वास बन जाएगा? ये थोड़ा मुश्किल लगता है, सच कहूं तो। हाँ, आप सही कह रही हैं। सिर्फ दोहराना काफी नहीं है, इसके साथ कल्पना यानी विजुअलाइजेशन का भी जिक्र है। कल्पना मतलब सोचना? हाँ, यानी मन में तस्वीर बनाना कि आप सफल हो चुके हैं, उस सफलता को महसूस करना। साथ ही स्रोत कहता है कि शक और डर जैसे विचारों को पहचानना और उन्हें तुरंत सकारात्मक विचारों से बदलना जरूरी है। ये एक मानसिक अभ्यास है। जैसे जिम में मांसपेशियां बनती है, हाँ? वैसे ही लगातार अभ्यास से विश्वास मजबूत होता है। ये आत्म सुझाव के जरिए अवचेतन मन को लगातार यकीन दिलाने की प्रक्रिया है कि लक्ष्य संभव है। ठीक है, तो इच्छा और विश्वास, ये तो हो गई मानसिक तैयारी। हाँ, नींव समझ लीजिए। लेकिन सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलेगा, एक्शन भी लेना होगा। यहीं पर विशेष ज्ञान यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज की बात आती है। बिल्कुल।
स्रोत कहता है सामान्य ज्ञान काफी नहीं, अपने लक्ष्य से जुड़े क्षेत्र का गहरा ज्ञान चाहिए। इसका क्या मतलब है? कोई डिग्री लेना? जरूरी नहीं कि औपचारिक डिग्री ही हो। हिल का कहना है कि जिस भी फील्ड में आप सफल होना चाहते हैं, उसके बारे में आपको प्रैक्टिकल और स्पेसिफिक जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, प्रैक्टिकल जानकारी। हाँ, जैसे अगर बिजनेस करना है तो सिर्फ बिजनेस की बातें जानना काफी नहीं, बल्कि अपने खास प्रोडक्ट या सर्विस, मार्केट, ग्राहक, फाइनेंस, इन सब की गहरी समझ होनी चाहिए। स्रोत सुझाता है कि ये ज्ञान किताबों से, कोर्स से, प्रैक्टिकल अनुभव से या किसी मेंटोर से मिल सकता है। अहम बात यह है कि ज्ञान लगातार हासिल करना है और उसे इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करना है, हाँ, ये जरूरी है। यह कल्पना यानी इमेजिनेशन। स्रोत इसे नए विचारों की फैक्ट्री कहता है। इसका क्या रोल है यहाँ? कल्पना ही वो शक्ति है जो हमें मौजूदा हकीकत से आगे देखने में मदद करती है। आगे देखने में? हाँ, विशेष ज्ञान आपको बताता है कि क्या है, लेकिन कल्पना दिखाती है कि क्या हो सकता है। हिल दो तरह की कल्पना की बात करते हैं। एक सिंथेटिक। सिंथेटिक? हाँ, मौजूदा विचारों को नए तरीके से जोड़ना, और दूसरी क्रिएटिव, यानी पूरी तरह नए विचार या प्रेरणा। अच्छा। सफल लोग अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके समस्याओं के हल ढूंढते हैं, नए अवसर बनाते हैं और अपनी योजनाओं को बेहतर बनाते हैं। स्रोत इसे मजबूत करने के लिए दिमागी कसरत, नए विचारों पर सोचना, ऐसी चीजें सुझाता है। तो ज्ञान और कल्पना से हमें रास्ते सोचते हैं, लेकिन उन रास्तों पर चलने के लिए एक नक्शा चाहिए। बिल्कुल, एक मैप। यहीं पर योजनाबद्ध संगठन यानी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का महत्व आता है। स्रोत कहता है बिना ठोस योजना के बड़े लक्ष्य नामुमकिन है। योजना कैसे बनाएं? क्या कोई खास तरीका बताया है? हाँ, स्रोत इसका एक ढांचा देता है, एक फ्रेमवर्क। पहला कदम है लक्ष्य को छोटे, मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना। छोटे हिस्सों में? हाँ, फिर हर हिस्से के लिए समय सीमा तय करना। तीसरा, ये सोचना कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको किसकी मदद या सहयोग की जरूरत पड़ेगी। यहीं पर मास्टरमाइंड का कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा, मास्टरमाइंड। इस पर आएंगे। हाँ, जिस पर हम अभी बात करेंगे। चौथा, अपनी योजना को लिखना। और सबसे जरूरी, ये मानकर चलना कि पहली योजना शायद परफेक्ट ना हो। इसलिए नियमित रूप से उसकी समीक्षा करना और जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव करने के लिए तैयार रहना। मतलब लचीलापन बहुत महत्वपूर्ण है। ये योजना वाला हिस्सा अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सोचते हैं बस शुरू कर देते हैं, रास्ता खुद बन जाएगा। और हिल के मुताबिक यही बड़ी गलती होती है। बिना योजना के प्रयास बिखर जाते हैं, ऊर्जा बर्बाद होती है। सही बात है। योजना आपको दिशा देती है, फोकस बनाए रखती है और प्रगति को मापने का तरीका भी देती है। ये आपके सपनों को हवा से निकालकर जमीन पर लाने जैसा है। इच्छा और विश्वास नींव है, ज्ञान और कल्पना डिजाइन है, और योजना ब्लूप्रिंट है। चलिए अब एक्शन वाले हिस्से पर आते हैं। ब्लूप्रिंट बन गया, अब इमारत खड़ी करनी है। स्रोत कहता है सफल लोग निर्णय यानी डिसीजन लेने में तेज होते हैं। हाँ, तेज। और अपने फैसलों पर टिके रहते हैं, जबकि असफल लोग या तो फैसले टालते हैं या बदलते रहते हैं। ऐसा क्यों है? हिल का मानना है कि अनिर्णय मतलब फैसला ना कर पाना, वो शक और डर को जन्म देता है। शक और डर को? हाँ, जब आप फैसला नहीं कर पाते तो आप दिशाहीन हो जाते हैं और बाहरी परिस्थितियां या दूसरों की राय आप पर हावी होने लगती है। इसके उलट एक बार जब आप सोच समझकर फैसला ले देते हैं तो आप अपनी ऊर्जा उस दिशा में लगा पाते हैं। सफल लोग जानते हैं कि गलत फैसला लेना कोई फैसला न लेने से बेहतर है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि गलत फैसले से सीखकर उसे सुधारा जा सकता है। स्रोत कहता है कि जानकारी इकट्ठा करें, विश्लेषण करें, लेकिन फिर तेजी से और मजबूती से फैसला लें। और ये भी एक आदत है। आदत? हाँ, जिससे छोटे छोटे फैसले रोज लेकर विकसित किया जा सकता है। फैसला ले लिया, अब उस पर टिके लेना है, खासकर जब मुश्किलें आएं। यहीं पर दृढ़ता यानी परसिस्टेंस का रोल आता है। बिल्कुल। स्रोत कहता है ज्यादातर लोग मंजिल के करीब आकर हार मान लेते हैं। ये दृढ़ता कैसे बनाए रखें, ये तो बहुत मुश्किल लगता है। दृढ़ता शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी गुणों में से एक है। हिल इसे इच्छा शक्ति और आदत का मिश्रण मानते हैं। इच्छा शक्ति और आदत? हाँ, इसे बनाए रखने के लिए स्रोत कुछ तरीके बताता है। पहला, अपनी इच्छा को हमेशा याद रखना। आपका क्यों मजबूत होना चाहिए। अपना क्यों? दूसरा, एक स्पष्ट योजना होना ताकि पता हो कि अगला कदम क्या है। तीसरा, नकारात्मक विचारों और लोगों से दूरी बनाना। चौथा, एक मास्टरमाइंड समूह का सहयोग लेना जो आपको प्रोत्साहित करे। अच्छा, मास्टरमाइंड यहाँ भी मदद करता है। हाँ, और सबसे अहम, असफलता को हार न मानना,
बल्कि उसे एक अस्थायी रुकावट और सीखने का मौका समझना। हिल का एक मशहूर वाक्य है क्या? कि हर असफलता अपने साथ उतने ही बड़े या उससे भी बड़े फायदे का बीज लेकर आती है। वाह, ये नजरिया बदलना कि असफलता अंत नहीं बल्कि प्रक्रिया का हिस्सा है, यही शायद दृढ़ता की कुंजी है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने मास्टरमाइंड समूह का जिक्र किया। स्रोत इस पर काफी जोर देता है। ये क्या है और क्यों जरूरी है? मास्टरमाइंड ये हिल के सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों में से एक है। इसका मतलब है दो या दो से ज्यादा लोगों का समूह। दो या ज्यादा लोग? हाँ, जो एक निश्चित लक्ष्य के लिए सद्भाव यानी हार्मनी के साथ मिलकर काम करते हैं। हिल का तर्क है कि जब दो दिमाग मिलते हैं तो वे सिर्फ अपनी व्यक्तिगत शक्ति का जोड़ नहीं होते, तो बल्कि एक तीसरी अदृश्य शक्ति मास्टरमाइंड पैदा करते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा ज्ञान और ऊर्जा होती है। अच्छा, ये समूह विचारों का आदान प्रदान करता है, एक दूसरे को सलाह देता है, हौसला बढ़ाता है और जवाबदेह रखता है। अकाउंटेबिलिटी। लेकिन ऐसा समूह बनाना या उसमें शामिल होना आसान तो नहीं होगा। कैसे लोग चुनें, कौन सही है कौन नहीं? हाँ, ये जरूरी सवाल है। स्रोत कहता है कि ऐसे लोगों को चुनें जिनके लक्ष्य आपसे मिलते जुलते हों, या जिनके पास ऐसा ज्ञान या अनुभव हो जो आपके लक्ष्य के लिए जरूरी हो। सबसे जरूरी है आपसी विश्वास, सम्मान और सद्भाव। हार्मनी। नियमित रूप से मिलना, खुलकर बात करना और एक दूसरे की सफलता के प्रति समर्पित होना जरूरी है। मतलब ये सिर्फ नेटवर्किंग नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गहरा सहयोगात्मक रिश्ता है। सोचिए, अगर एडिसन, फोर्ड, फायरस्टोन जैसे लोग एक दूसरे के मास्टरमाइंड बन सकते थे, तो ये सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यानी सफलता सिर्फ अकेले की लड़ाई नहीं है, सही लोगों का साथ बहुत मायने रखता है। बहुत ज्यादा। बाहरी सहयोग के साथ स्रोत कुछ आंतरिक शक्तियों का भी जिक्र करता है, जैसे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड, हाँ, मस्तिष्क यानी ब्रेन एक प्रसारण केंद्र के रूप में, और छठी इंद्री यानी सिक्स्थ सेंस अंतर्ज्ञान। ये थोड़े रहस्यमयी लगते हैं, इनका क्या मतलब है? हाँ, ये सिद्धांत थोड़े गहरे हैं, मेटाफिजिकल कह सकते हैं। हिल का मानना है कि हमारा अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। उपजाऊ जमीन? हाँ, हम उसमें जो भी विचार सकारात्मक या नकारात्मक विश्वास के साथ बोते हैं, वो उन्हें हकीकत बनाने की कोशिश करता है। आत्म सुझाव इसी जमीन में बीज बोने का तरीका है। अच्छा, और मस्तिष्क? मस्तिष्क उनके अनुसार विचारों को भेजने और प्राप्त करने वाला एक स्टेशन है, एक ट्रांसमीटर और रिसीवर। जब हम तीव्र इच्छा और विश्वास के साथ सोचते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उन विचारों को ब्रह्मांड में भेजता है और वैसे ही विचारों और अवसरों को आकर्षित करता है। ये कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा ही सिद्धांत है। और छठी इंद्री, वो क्या है? छठी इंद्रियानी अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन। हिल इसे महारत का शिखर मानते हैं, मतलब चुनार लेवल। शिखर? हाँ, जब आप अन्य सभी सिद्धांतों का लगातार अभ्यास करते हैं, खासकर अपने अवचेतन मन को सकारात्मक रूप से प्रोग्राम करना और अपनी कल्पना को विकसित करना, तो धीरे धीरे आपकी छठी इंद्री जागृत होती है। कैसे पता चलेगा? ये आपको अचानक आने वाले विचार, प्रेरणा या अंदरूनी मार्गदर्शन के रूप में मिलती है, जो आपको सही फैसले लेने या खतरों से बचाने में मदद करती है। स्रोत कहता है कि इसे विकसित करने के लिए ध्यान यानी मेडिटेशन, हाँ, अपने विचारों के प्रति जागरूकता और अपनी भीतरी आवाज पर भरोसा करना सीखना जरूरी है। ये तर्क से परे की समझ है। ये वाकई काफी गहरा है। मतलब बाहरी एक्शन के साथ साथ अंदरूनी स्थिति पर काम करना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, दोनों साथ चलते हैं। आखिर में स्रोत एक ऐसी चीज की बात करता है जो शायद हम सबकी सबसे बड़ी रुकावट है, डर पर विजय यानी ओवरकमिंग फियर। हाँ, डर। हिल 6 मूल डरों की बात करते हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। इनसे कैसे निपटें? ये तो बहुत बड़े डर हैं। बिल्कुल, डर हमारी प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन है। हिल का कहना है कि डर मन की एक अवस्था है और मन को नियंत्रित किया जा सकता है। मन को नियंत्रित किया जा सकता है? हाँ, स्रोत डर पर काबू पाने का एक व्यवहारिक तरीका बताता है। पहला कदम है अपने डर को पहचानना और उसे साफ साफ लिखना। हाँ, उसे सामने लाना। दूसरा, ये सोचना कि जिस चीज से डर लग रहा है, अगर वो सच हो गई तो उसका सबसे बुरा नतीजा क्या होगा। अक्सर वो नतीजा उतना भयानक नहीं होता जितना डर खुद होता है। ये बात तो है। तीसरा,
डर के कारण को समझने की कोशिश करना। और चौथा, सबसे जरूरी, उस डर का सामना करने के लिए छोटे ठोस कदम उठाना, एक्शन लेना। छोटे कदम। हाँ, हर बार जब आप डर का सामना करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और डर कमजोर होता है। और शायद बाकी सिद्धांत भी डर से लड़ने में मदद करते होंगे, जैसे आपने कहा विश्वास, योजना, मास्टरमाइंड का सहारा। बिल्कुल, ये सभी सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हैं और मिलकर काम करते हैं। डर पर काबू पाने के लिए आपको इच्छा चाहिए। डर से मुक्त होने की इच्छा। हाँ, विश्वास चाहिए कि आप काबू पा सकते हैं। योजना चाहिए कि कैसे सामना करें। निर्णय चाहिए सामना करने का। और दृढ़ता चाहिए, जब डर वापस आए तो भी टिके रहने की। मास्टरमाइंड समूह आपको हौसला दे सकता है। विशेष ज्ञान आपको सक्षमता का एहसास करा के डर कम कर सकता है। ये एक पूरी प्रणाली है, एक सिस्टम। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? थिंक एंड ग्रो रिच हमें क्या सबसे अहम सबक सिखाती है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक ये है कि हमारी बाहरी दुनिया काफी हद तक हमारी अंदरूनी दुनिया का प्रतिबिंब है, हमारी सोच का आईना है। आईना। हाँ, सफलता कोई लॉटरी नहीं है। ये कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित है, जिन्हें सीखा और लागू किया जा सकता है। हमारी सोच, हमारा विश्वास, हमारी योजनाएं और हमारे काम, ये सब मिलकर हमारी हकीकत बनाते हैं। हिल हमें ये यकीन दिलाते हैं कि हमारे अंदर वो शक्ति है जिससे हम अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। हाँ, ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं लगता, जैसा कि टाइटल से शायद लग सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में मनचाही सफलता और संतुष्टि पाने का एक मानसिक और व्यावहारिक ढांचा है, एक फ्रेमवर्क। चाबी हमारे अपने हाथ में है, बस उसे इस्तेमाल करना सीखना है। एकदम सही कहा। ये एक तरह का सेल्फ मास्टरी का मैनुअल है, खुद पर महारत हासिल करने का। तो ये थी थिंक एंड ग्रो रिच के कुछ बेहद शक्तिशाली विचारों पर हमारी आज की गहरी बातचीत। उम्मीद है श्रोताओं को इससे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने की नई प्रेरणा और दिशा मिली होगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं जिस पर वे सोच सकते हैं। आज हमने जितने सिद्धांतों पर बात की, इच्छा, विश्वास, ज्ञान, योजना, निर्णय, दृढ़ता, मास्टरमाइंड, आंतरिक मार्गदर्शन, डर पर विजय, इनमें से कौन सा एक सिद्धांत ऐसा है जो आपको लगता है कि आपके जीवन में इस वक्त सबसे ज्यादा बदलाव ला सकता है? अच्छा सवाल है। और उस सिद्धांत को अमल में लाने के लिए आप आज या कल में सबसे पहला छोटा सा कदम क्या उठा सकते हैं? सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि उस पहले कदम से ही यात्रा शुरू होती है।